हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जामगढ़ में। मैं उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दिए गए सारी वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मैंने इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया था राष्ट्रपति के बारे में, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं। आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखिए दोस्तों, संविधान एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में छात्रों की जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उनको संविधान के बारे में जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अंतिम तक देखिए। अंतिम में जो है वीडियो का मज़ा आएगा। आप लोग स्टार्टिंग में देख कर ही वीडियो छोड़ देते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें। आइए आज हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, उनको कौन कौन सी शक्तियों कौन कौन शक्तियों के बारे में इसको अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में दर्शाया गया है। तो जानते हैं कि कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को। राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है या तो जो अपने अधीनस्थ होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री हेड होते हैं, उनके अधीनस्थ जो होते हैं उनकी तरफ से जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। स्वयं करते हैं या तो अधीनस्थ अर्थात ये है कि जो उनके अधीन है, जैसे कि मंत्रिमंडल के हेड होते हैं प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का संचालन जो है स्वयं करते हैं या तो प्रधानमंत्री के माध्यम से, उनके सहयोग से जो है अपने शक्तियों का संचालन करते हैं। तो आइए हम पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति को। जैसे कि पहली शक्ति है नियुक्तियाँ की शक्ति। अर्थात जितने भी संवैधानिक बड़े पद हैं भारत देश में, उन पदों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। और जो हमारे यहाँ के CAG होते हैं, कैग जिसको हम बोलते हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। तो दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति जो है मेन राष्ट्रपति के अंदर होती है। उसके अंदर कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, वित्तीय शक्ति, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति की जो शक्तियां हैं, इसके अधीन जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, CAG की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और ऐसे भी कई संवैधानिक बड़े पद हैं जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो आइए और हम एक चीज़ और देखते हैं, राष्ट्रपति में और कौन शक्तियाँ निहित हैं। तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। ये शक्ति भी राष्ट्रपति को मिली है कार्यपालिका में। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 280 के तहत अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करता है वो। अर्थात भारत के कई राज्यों में जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं,
उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। जब कोई भी अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित किया जाता है तो राष्ट्रपति इसका आकलन करके वहाँ पे जो है एक लोग मतलब अलग से अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से वहाँ के प्रशासन तंत्र की व्यवस्था करता है राष्ट्रपति। तो हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के घोषित करता है वही कि कौन से राज्य अनुसूचित क्षेत्र होंगे। तो ये तमाम शक्तियाँ हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, विधायी शक्तियाँ क्या हैं। विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं, संसद का अभिन्न अंग। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संसद के 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, बगैर उसके कोई संसद नहीं बन सकता है। ये अधिकार उन्हें 79 में प्राप्त है। अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसके बारे में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कोई भी बिल या अध्यादेश पर हस्ताक्षर, इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे कोई भी बिल पास किया जाता है, कोई कानून बनना होता है तो पहले उसको लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से पास होकर फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पेश होकर फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है तब तक कोई भी बिल या अध्यादेश पास नहीं होता है। तो इस प्रकार ये भी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है कि कोई भी बिल या अध्यादेश अगर पारित किया जाएगा तो बगैर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की वो पूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ हम लोगों को 2 चीज़ें याद रखनी है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है 2 तरीके से होते हैं। कुछ बिल पर तो वो पहले हस्ताक्षर करता है, कुछ बिल जो है ऐसे होते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद उस पर दस्तखत करता है। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक आध 2 बिल देखते हैं। जैसे कोई भी संचित निधि जो होती है सरकार की, जिसको धन विधेयक बोलते हैं, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए धन विधेयक पास किया जाता है। तो उस जगह पे जो है राष्ट्रपति को सिग्नेचर पहले करना पड़ता है। राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा तब वह लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे कोई कानून बनना है, संविधान में संशोधन करना है, उस जगह पर भी राष्ट्रपति को सिग्नेचर पहले करना होता है। उस बिल पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तब वह बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने का भी अधिकार प्राप्त है। तीसरा देखते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। अध्यादेश जारी अर्थात इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कभी कभी लोकसभा या राज्यसभा जो है अपनी बैठक नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह स्वयं ही कोई बिल जो है पास कर सकता है। जैसे मान लो कोई बिल पास करना है, लोकसभा और राज्यसभा में वो बैठक नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति उस चीज़ को जो है अकेले सिग्नेचर करके उस बिल को पास करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिला है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है दोस्तों, ना समझ में आ रहा है ना। तो आइए देखते हैं चौथा जो है, संसद को संबोधित करने का अधिकार। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जब हमारे यहाँ सरकार का गठन होता है तो पहली बैठक बुलाई जाती है जिसमें राष्ट्रपति महोदय भाग लेते हैं। वहाँ लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं उस बैठक में,
और वहाँ राष्ट्रपति महोदय जो है संसद को संबोधित करते हैं, चाहे वो वार्षिक संबोधन हो या चुनाव के जस्ट बाद जो बैठक होती है उसके संबोधन हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है वो संसद की बैठक को बुलाकर उनको संबोधित कर सकता है। पांचवा हम देखते हैं संसद की बैठक बुलाना एवं सत्रावसान बुलाने का अधिकार। संसद की बैठक कभी भी बुला सकता है राष्ट्रपति, जब उसको आवश्यकता होगी, उसको लगेगा कि हाँ सांसद में लोकसभा राज्यसभा के सांसद बुला के किसी चीज़ पर विचार विमर्श करना होगा, किसी कानून पर या किसी अध्यादेश पर, तब वो जो है संसद की बैठक को लोकसभा राज्यसभा के सदस्य को बुलाकर बैठक आहूत कर सकता है। यह शक्ति भी राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के अंतर्गत प्रदान है। तो हम लोगों ने कार्यपालिका की शक्तियों को पढ़ लिया और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। कोई भी बिल या अध्यादेश पर हस्ताक्षर बगैर किए कोई अध्यादेश या बिल पास नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है उसे। संसद को संबोधित करने का अधिकार भी प्राप्त है। अब हम देखते हैं अगली शक्ति क्या है। अगली शक्ति हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय मतलब होता है कि धन विधेयक संबंधित है। जहाँ आप लोग जानते हैं वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित होगा, तो राष्ट्रपति महोदय को जो है वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट वित्तीय शक्तियों के बारे में। अभी हमने बताया धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपना सहमति पहले देता है। धन विधेयक पर और कोई कानून या संविधान में संशोधन करना हो तो उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर बिल पास करने से पहले किया जाता है। तो यहाँ वित्तीय शक्ति की बात है। आइए देखते हैं धन विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की पूर्व सहमति। धन विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की पूर्व सहमति। अगर राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करेंगे तभी धन विधेयक पास किया जाएगा लोकसभा राज्यसभा में। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि अर्थात कोई इमरजेंसी जो मतलब भारत सरकार के पास एक आकस्मिक निधि बनाया गया है। जब कभी भारत देश पर संकट आएगा या कोई इमरजेंसी लागू होगी तब उसमें से जो है वित्तीय सहायता जो है सरकार निकाल सकती है। यह पूरी तरह से राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका में इसकी शक्ति पूरी निहित होती है। इसका पूरा नियंत्रण आकस्मिक निधि का राष्ट्रपति के हाथों में होता है। अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वर्ष जितने भी वित्तीय कार्य हुए रहते हैं एक वर्ष में, उसके बारे में जो है उसका लेखा जोखा या विवरण जो है राष्ट्रपति संसद में पेश करने के लिए आदेश दे सकता है कि एक साल में कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ किस मद में, उसका लेखा जोखा जो है राष्ट्रपति महोदय ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई है। आकस्मिक निधि की शक्ति जो है इसके बारे में अनुच्छेद भी लिख लीजिए आप लोग 267। आकस्मिक निधि के बारे में 267 में लिखा गया है 267 में। अनुच्छेद 112 में ये शक्ति राष्ट्रपति को है कि वार्षिक वित्तीय जो है जितने भी पैसे किस मद में खर्च हुए हैं इसका लेखा जोखा या उसका विवरण जो है संसद में पेश करने का आदेश भी राष्ट्रपति दे सकता है। अब आइए हम देखते हैं अगला हम देखेंगे न्यायिक शक्ति के बारे में।
न्यायिक शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति प्रदान है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति अर्थात कोई राज्य स्तर का या देश स्तर का कोई भी अपराधी है जिसको फांसी की सजा या उम्र कैद हुई है, तो उसको राष्ट्रपति महोदय क्षमादान कर सकते हैं। ये शक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, या उसके सजा को कम भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति प्रदान है, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे किसी भी विषय पर जो है सलाह मशवरा ले सकती है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में यहाँ ये रखना है कि जो सलाह जो है मुख्य न्यायाधीश देंगे महोदय राष्ट्रपति महोदय को, वो सलाह राष्ट्रपति महोदय माने या ना माने उसके लिए वो बाध्य नहीं है, सिर्फ वो सलाह ले सकते हैं बस। तो हम लोगों ने न्यायिक शक्तियों में पढ़ा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति भी प्राप्त है। और हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था नियुक्ति के बारे में कार्यपालिका में, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति करने की भी शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्रदान है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करने की शक्ति भी राष्ट्रपति महोदय को प्रदान है। अब हम देखते हैं चौथा, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति से मतलब ये है जो भारत के सैनिक हैं, मतलब थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसकी संपूर्ण शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथों में होती है। वहाँ कितना वित्त जाएगा, कितना जो है उनके लिए कौन कौन से नियम कानून होंगे, ये सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। तो सैन्य शक्ति में पहला पॉइंट हम देखते हैं थल सेना, वायु सेना तथा जल सेना। इन तीनों का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। थल सेना, वायु सेना तथा जल सेना का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और दूसरा देखते हैं, किसी देश से युद्ध करने या युद्ध विराम करने की शक्ति भी राष्ट्रपति महोदय को मिली है। किसी देश से युद्ध करने या युद्ध को जो है विराम करने की भी शक्ति राष्ट्रपति महोदय को मिली है। ये राष्ट्रपति महोदय की सैन्य शक्तियां हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ क्योंकि इसमें पूरी शक्तियाँ आ नहीं रही हैं। इसको मिटा के फिर हम आगे बढ़ाते हैं आपको। एक प्रमुख शक्ति भी जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित है, जिसको हम लोग आपात शक्ति के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। दोस्तों बाहर बारिश हो रही है, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, तभी हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। अनुच्छेद 352 में जो है
राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन एवं अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात है, तो देखते हैं हमारे यहाँ 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। 1962 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में 1962 वाला जो है चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था उस समय। और एक बार 1975 में, 1975 वाला जो है ये हमारे देश का आंतरिक मामला था। जब जेपी साहब ने एक बार एक आंदोलन स्टार्ट किया था, उस समय 1975 में भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लग गया था। बात करते हैं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की। तो ये तो हमारे यहाँ चलता रहता है, कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अभी हाल ही में जो है जब 370 धारा हटाया गया था, तो जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसको हम राज्यपाल शासन के रूप में भी जानते हैं। राज्यपाल शासन, और ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि भी हमारे देश में कभी वित्तीय शासन नहीं लागू हुआ है। वित्तीय आपात कभी नहीं आया हमारे देश में। ये हमारे देश की सौभाग्य की बात है। अब हम देखते हैं वीटो शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति के पास एक विशेष शक्ति होती है जो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, वो है वीटो पावर। तो हम वीटो शक्ति के बारे में बात करेंगे। वीटो शक्ति राष्ट्रपति को एक विशेष पावर दिया गया है। ये अनुच्छेद 111, इसको हम जो है वीटो शक्ति और पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। पॉकेट वीटो में क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास गया सिग्नेचर कराने के लिए, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, या तो उसको जो है पुनर्विचार के लिए वापस कर देंगे, या तो उस बिल को जो है अपने पास हमेशा के लिए रख लेंगे। हमेशा के लिए कब तक रखेंगे, इसका कोई तय सीमा नहीं है। हो सकता है वो उस बिल को कभी ना निकालें, हमेशा के लिए भी रख सकते हैं। इस प्रकार कोई बिल लंबे समय तक फंसा रह जाता है और वो बिल पास नहीं हो पाता है। ये राष्ट्रपति महोदय को शक्ति प्राप्त है, ये किसी भी बिल को जो है हमेशा अपने पास रख सकते हैं। इसी को हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं, वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रपति की महोदय की शक्तियों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा ही था। उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में जितने भी फैक्ट थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में राष्ट्रपति महोदय से बनेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।